चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा, कुछ तो यहाँ पुराने चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है, वो होगा आपका हिंदी। मैं आपके पास जो पढ़ाऊंगा वो सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है वही चलेगा। आवाज नहीं आ रही है? ये माइक नहीं है, ये तो वहाँ का है, ऑनलाइन का। आप भी सामान्य हिंदी तो आपको पता होगा, जो एग्जाम है यूकेएससी वगैरह ग्रुप सी के एग्जाम में हिंदी कितने नंबर की आती है? तो 20 नंबर की। उन 20 नंबर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सामान्य हिंदी को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा व्याकरण। दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका काव्य शास्त्र। तीसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका भाषा विज्ञान। और चौथा जो पार्ट रहेगा इसका वो रहेगा आपका साहित्य। व्याकरण की बात करें तो इस व्याकरण को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा आपका वर्ण विचार। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे शब्द साधन। शब्द साधन। और तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास। काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है, इसमें हम देखेंगे आपका काव्य शास्त्र में आता है आपके पास अलंकार। दूसरा जो आता है इसके अंतर्गत वो आता है रस। और तीसरा जो आता है वो आता है छंद, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है वो है सिर्फ अलंकार। रस आपके सिलेबस में नहीं है, और अच्छी बात है कि रस और छंद आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा? अलंकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस वर्ण विचार में जो हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे आपका, हमारे पास जो हमारी क्या होती है, वर्णमाला। तो इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, संधि। और तीसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्तनी, ठीक है। वर्तनी का जो शुद्धिकरण होगा वो वर्ण के आधार पर, यानी जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णों के आधार पर शुद्धिकरण कैसे होगा। जब हम शब्द में चलेंगे तो शब्द के आधार पर शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके बारे में जानेंगे। जब हम वाक्य में जाएंगे तो वाक्य के आधार पर उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में। इस वर्णमाला के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे, तो इस वर्णमाला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आपके क्या है, स्वर। और दूसरा क्या है आपका व्यंजन। इसके अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत। संधि आपको पता ही है, संधि के कितने भेद होते हैं? पुराने वाले तो आंसर ही दीजिए। कौन कितने होंगे? 3। कौन कौन से? स्वर संधि। दूसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और तीसरा हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब इस स्वर संधि के भी कितने प्रकार पढ़ेंगे हम? स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार होगा वो होगा आपका क्या है, दीर्घ संधि।
दूसरा जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या है, गुण संधि। तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है, वृद्धि संधि। चौथा जो रहेगा वो क्या रहेगा, यण संधि। और पांचवा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये हम संधि में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वर्ण विचार को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। वर्णमाला, जो हमारे पास वर्णमाला है वहां से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संधि। उसके बाद हम वर्तनी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है शब्द साधन, शब्द साधन। शब्द साधन में हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर जो हम शब्द पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कितना, 4 प्रकार के। 4 प्रकार में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे विलोमार्थी शब्द। तीसरा हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। और चौथा हम इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द। तो ये तो अर्थ के आधार पर शब्द है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, जिन शब्द समूह के अर्थ में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, यानी जो समान अर्थ वाले शब्द होंगे वो पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। जो शब्द किसी शब्द के विपरीत अर्थ देगा वो क्या कहलाएगा, विलोमार्थी शब्द कहलाएगा। यानी जिस शब्द का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा, एकार्थी शब्द। और जिसका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ निकले, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वो कौन सा शब्द होगा, अनेकार्थी, ठीक है। जैसे कनक है, तो कनक का अर्थ आपका क्या है, सोना भी होता है। उस कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। उस कनक का अर्थ खजूर भी होता है। उस कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो यानी वो कौन सा शब्द हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। यानी जब किसी शब्द के अनेक अर्थ हो। दूसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर बोलिए या आप बनावट के आधार पर बोलिए, रचना बनावट के आधार पर शब्द। रचना बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, रचना बनावट के आधार पर शब्द होंगे 3 प्रकार के। पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे आपका रूढ़ शब्द। दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे हम इसके अंतर्गत वो करेंगे आपका क्या है, यौगिक शब्द का। और तीसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आपको पता ही है, रूढ़ शब्द यानी जो शब्द अपने आप में क्या होंगे, पूर्ण होंगे, यानी जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ये पेन कहा है तो पेन अपने आप में क्या है, एक पूरा शब्द है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो आपका रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द क्या होगा, जो किसी शब्दांश से मिलकर बना होगा या आपके 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक है। जैसे मैंने अनुशासन कहा है, ठीक है, तो अनु प्लस शासन, ये क्या हो जाएगा आपका, यौगिक शब्द। क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होगा, ये यौगिक तो होंगे लेकिन ये अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, वो योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे मैंने कहा लंबोदर, तो लंबोदर अपने आप में क्या है, किसके लिए कहा जाता है, लंबा है जिसका पेट, अर्थात कौन, गणेश, ठीक है। यानी जो तीसरे की ओर संकेत करे, दशानन, 10 है जिसके सिर, अर्थात रावण, जो तीसरे की ओर संकेत करेगा वो कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़, ठीक है। तीसरा जो वर्गीकरण करेंगे हम इसमें शब्द में,
वो करेंगे आपके स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द की बात करें तो ये होते हैं आपके कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो शब्द होता है वो होता है आपका क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका देशज शब्द। चौथा जो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो करेंगे विदेशज शब्द का। विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वो होंगे जो क्या है? संस्कृत से जिनका जन्म हुआ है और आज हम हिंदी में उनका प्रयोग ज्यों का त्यों कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। जिनका जन्म संस्कृत में हुआ लेकिन हिंदी में आते आते जिन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, वो क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूप है अब क्या है? तद्भव शब्द का है। तद्भव शब्द है क्योंकि इसने अपना क्या है? रूप परिवर्तन कर लिया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है तद्भव शब्द। अगला क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द यानी जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों से जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, जिनका उत्पन्न हमारे क्षेत्रीय बोलचाल जो भाषा है उनसे माना जाता है, वो क्या हो जाएगा? देशज शब्द। जो विदेशी भाषाओं से संबंध रखते हैं वे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द। कोई अरबी से आया होगा, कोई पुर्तगाली से आया होगा, कोई तुर्की से आया होगा, तो वो क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। अब कई विद्वान इसमें एक शब्द और मानते हैं, पांचवा, वो होता है आपका कौन सा? संकर शब्द। संकर शब्द। संकर शब्द वो होगा जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना होगा, यानी जो दो भिन्न भाषाओं के स्रोतों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, तो आपको पता है रेल अलग शब्द है, अलग भाषा का है, और गाड़ी अलग भाषा का है। रेल अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा का। जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनेगा शब्द वो कहलाएगा आपका क्या है? संकर शब्द, या हम इसी को नाम दे देते हैं मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द। ठीक है, अगला जो प्रकार होगा वो होगा आपका व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द। और दूसरा होता है आपका अभिकारी शब्द। विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द जिसको हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी शब्द है। जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वो कौन से शब्द हो जाएंगे? अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा का अध्ययन करेंगे। दूसरा हम जो अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत क्या है? सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तीसरा अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे क्या है? विशेषण का। और चौथा अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे क्या है? क्रिया का। अभिकारी की बात करें तो जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय।
बोधक अव्यय, और निपात भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आपके अभिकारी शब्द है। ठीक है, तो ये किसके आधार पर थे? व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। दो प्रकार के होंगे, एक विकारी शब्द होगा, एक क्या होगा? अभिकारी शब्द। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे तो संज्ञा के भेद हम पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसके बाद ये अभी शब्द ही साधन चल रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के शब्द होंगे प्रयोग के आधार पर। एक शब्द हमारा जो होता है वो होता है आपका सामान्य शब्द, सामान्य शब्द, और दूसरा जो शब्द का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत वो करेंगे आपका पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द। यह है प्रयोग के आधार पर शब्द, सामान्य शब्द, और दूसरा जो है वो है आपका क्या है? पारिभाषिक शब्द। उसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपका क्या है? उपसर्ग। दूसरा इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम पढ़ते, और तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? समास। अच्छी बात यह है कि समास सिलेबस में नहीं है, तो जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे सिर्फ किसका? उपसर्ग और प्रत्यय का। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा? जो किसी शब्द के समीप लगेगा। ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाएगा या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देगा। प्रत्यय क्या होगा? जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ेगा। ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ेगा वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये था आपका क्या है? शब्द साधन। तीसरा जो आपके पास टॉपिक है वो है आपका वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका क्या है? वाक्य। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपका उपवाक्य, और तीसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आपका क्या है? पदबंध, पदबंध। इस वाक्य को भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आपके रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। कुछ समझ आ रहा है? पीछे पढ़ा है पहले का। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो वाक्य है वो क्या है? 3 होंगे, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। रचना के आधार पर जो पढ़ेंगे हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, और क्या हो सकता है? संभावनावाचक वाक्य, संदेहवाचक जिसे हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य। ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। ठीक है, वैसे ही उपवाक्य जो हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से पढ़ेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यानी कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित होगा, कौन सा विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, और कौन सा आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ये हम वाक्य विन्यास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली यूनिट जो व्याकरण है वो यहां खत्म होगा। उसके बाद आता है आपके पास भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका हिंदी भाषा का विकास,
हिंदी भाषा का विकास, इसमें जो पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास। तीसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संविधान में हिंदी का स्वरूप। संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, संविधान में हिंदी का स्वरूप। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। फिर इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका पत्रकारिता। पत्रकारिता इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। अगला जो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे जनसंचार और उसके माध्यम। जनसंचार और उसके माध्यम। हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग, इसका जिक्र भी करेंगे इसमें। साथ में इसमें एक ऐड है आपका उत्तराखंड की बोलियां और भाषाएं। उत्तराखंड की बोलियां और भाषाएं, ये भी हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका अलंकार। ठीक है, इसमें एक और होता है रस जो आपके सिलेबस में नहीं है, और काव्य शास्त्र में एक और होता है छंद। ठीक है, तो ये दोनों हम नहीं पढ़ेंगे, रस और छंद। हम सिर्फ पढ़ेंगे अलंकार, और अलंकार के मुख्य रूप से हम जो भेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे शब्दालंकार, शब्द के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होगा काव्य में, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे अर्थालंकार, जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। और लास्ट जो भाग है वो है आपका क्या है, इसमें वो हो जाता है क्या है, साहित्य। और इस साहित्य में जो हमारे पास रचनाकार हैं वो है 23 रचनाकार। इनका भी हम अध्ययन करेंगे। जो 23 रचनाकार हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, नाम नहीं पढ़ेंगे उनका, उनके बारे में कुछ जो भी फैक्ट होंगे वो जानेंगे एनसीईआरटी बेस। तो ये आपका पूरा सिलेबस है हिंदी का। ठीक है, और किसी किसी एग्जाम में 100 नंबर की हिंदी भी आती है, जैसे यूके पीएससी जब कोई पेपर कराता है, ठीक है, अधिशासी अधिकारी, तो वहां पे 100 नंबर की भी पूछी जाती है। लेकिन जो ग्रुप सी में हिंदी है उसमें से 20 नंबर आपके क्या है, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके क्या है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, आपके भाषाओं से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ठीक है, तो उन भाषाओं के प्रश्न भी हम यहाँ लिखेंगे, गढ़वाली भाषा के शब्द, जौनसारी भाषा के शब्द या जौनपुरी भाषा के शब्द, उनका भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम क्या है, व्याकरण से। व्याकरण जो बना है आपका बी प्लस आ प्लस करण से। ठीक है, किसे कहेंगे रोहित व्याकरण? व्याकरण किसे कहेंगे? एक भाषा तो वो भाषा है जो दैनिक भाषा कहलाती है, जो आप
साथ में मिलकर बोल रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर बोल रहे हैं, या आप घर में बात कर रहे हैं माता जी से, पिताजी से, या आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो आपकी एक दैनिक भाषा है। वहां आप व्याकरण थोड़ी ना पढ़ोगे कि पहले व्याकरण बोलोगे, ठीक है। वो एक दैनिक भाषा है जो आप बात कर रहे हैं। जब आप भाषा के मानक रूप के बारे में जानोगे, जब भाषा के आपको शुद्ध रूप के बारे में जानोगे, तो वही कहलाता है आपका क्या है, व्याकरण, ठीक है। यानी भाषा का शुद्ध रूप या भाषा का मानक रूप हमारा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। और जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो हमारी एक क्या है, दैनिक भाषा है। अब आपने एक नाम सुना होगा, आचार्य पाणिनि, नाम सुना है। विश्व के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। या इनको कह सकते हैं आप संस्कृत व्याकरण के पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, किसने लिखी है, किसने लिखी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, नहीं पता, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ये इन्हें हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत व्याकरण के पाणिनि कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो विश्व के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य जो गिने जाते हैं वो कौन से हैं, आचार्य पाणिनि है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में एक नाम आता है हमारे पास, किशोरीदास वाजपेयी, वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, जिन्हें हम कहते हैं या जिनको कहा जाता है, जिनको खड़ी बोली लिखने, खड़ी बोली का व्याकरण लिखने का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है, जिन्होंने खड़ी बोली का व्याकरण लिखा है, या हिंदी के व्याकरणकर्ता भी, या हिंदी के जनक, व्याकरण के जनक भी इन्हीं को कहा जा सकता है। हिंदी के व्याकरण के जनक, हिंदी के व्याकरण के जनक, या आप इन्हीं को कह सकते हैं हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि। तो हिंदी के पाणिनि कौन है आपके पास, किशोरीदास वाजपेयी। कौन है, किशोरीदास वाजपेयी। अब ये सभी विद्वान मानते हैं कि जो व्याकरण है उस व्याकरण को हम 3 वर्गीकरणों में विभाजित करते हैं। इस व्याकरण को हम क्या है, 3 वर्गीकरणों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गीकरणों में, जैसे हमारे पास हमारे 2 पैर होते हैं, या कोई पशु है तो उसके पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो उसी प्रकार से जो व्याकरण का जो वर्गीकरण किया है सभी विद्वानों ने, वो कहा है कि कितने प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, 3 प्रकार से। 3 प्रकार से यानी हम जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे आपका क्या है, वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द साधन, शब्द साधन, शब्द साधन, और तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। यानी व्याकरण को पढ़ने के लिए या व्याकरण को समझने के लिए हमें इन 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वर्ण विचार से, शब्द साधन से, और आपका क्या है, वाक्य विन्यास से। यानी व्याकरण को हम अच्छी तरीके से हम तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब हम इन 3 वर्गीकरणों से गुजरेंगे। तो पहला जो वर्गीकरण है वो है आपका क्या है, वर्ण विचार।
वर्ण विचार। और वर्ण विचार में अभी हमने सिलेबस में देखा था, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला। अब वर्णमाला किससे कहेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला तभी बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी जब हम एक वर्ण का अध्ययन करेंगे। जब हम साथ में मिलकर 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15 वर्णों का एक साथ अध्ययन करेंगे, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। ठीक है। जब वर्णों को क्या है, व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से या क्रमबद्ध ढंग से जब क्या है एक साथ रखेंगे, तो क्या कहलाएगी? आपकी वर्णमाला क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब इस वर्णमाला को व्यवस्थित तरीके से रखाया गया है। आप माला देखते होंगे, तो जो माला में क्या है, एक जो मोती होगा उससे थोड़ी ना माला बनेगी। जब उसमें क्या है, कई मोती लगे होंगे या कई फूल लगे होंगे, तभी हम उसको क्या नाम देंगे? माला कहेंगे। ठीक है। वैसे ही प्रकार जब इसमें अनेक प्रकार के वर्ण सुव्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं, क्रमबद्ध ढंग से रखे गए हैं, तब हमारी वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अब इस वर्णमाला में हम पहले देखेंगे मानक देवनागरी वर्णमाला। मानक देवनागरी वर्णमाला। मानक देवनागरी वर्णमाला। मानक देवनागरी वर्णमाला में हमारे पास पहले क्या होंगे? स्वर होंगे। यानी हमारे स्वर रखे गए हैं, ई, री, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है। उसके बाद इन स्वरों की क्या है? मात्रा। ठीक है। तो मात्रा किस स्वर की नहीं होगी? आ की कोई मात्रा नहीं होगी। उसके बाद आ रखा गया है। उसके बाद आपके क्या है, छोटी ई की मात्रा रखी गई है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा है, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आपके क्या है, औ की मात्रा। तो मात्राओं की संख्या हमारे पास कितनी है? 10। किस स्वर की मात्रा नहीं होगी? अ, क्योंकि अ क्या है, प्रत्येक वर्ण में क्या होता है? अंतर्निहित होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जो हमारे पास रखे गए हैं, वो रखे गए हैं आपके क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? अंक। और दूसरा क्या है आपका? विसर्ग। ये जिसको हम क्या नाम देते हैं? अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण, इनको हम नाम देते हैं अयोग वाह वर्ण। ये मानक देवनागरी वर्णमाला है। वर्णमाला को साथ में ही लिखिए, क्योंकि तब कल हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन में जो आएंगे वो आएंगे क वर्ग, यानी जिसको हम, जिसमें आते हैं
क, ख, ग, ख और आपका क्या है ग। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ और आपका य। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और आपका अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, ये होंगे। इसको हम नाम देते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हीं को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वो आपके क्या कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो कभी आता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितना है 25, या इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन। उसके बाद आता है आपका उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण या इसी को नाम देते हैं हम द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण। ये होता है आपके पास कौन कौन से, अड़ा और अढ़, अड़ा और अढ़, अ बोलेंगे इनके साथ, अड़ा और अढ़, उच्चारण सही करेंगे, अड़ा और अढ़, ये हमारे उत्क्षिप्त या क्या कहलाएंगे द्विगुण वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन है आपके क्या है य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन में जो आएंगे हमारे पास वो आएंगे आपके क्या है स, स, स और ह, ये आपके क्या है ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके क्या है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में हमारे पास जो आएंगे वो आते हैं अक्ष, त्र, क्य और आपका क्या है स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद आता है आगत व्यंजन या आगत वर्ण कह सकते हैं, आगत वर्ण। आगत वर्ण की बात करें तो आगत वर्ण में हम जो हमारे पास जो आता है वो आता है आ और ज और फ। आ की बात करें तो आ अंग्रेजी से आया है और ज और फ की बात करें तो ज और फ कहां से आया है अरबी और फारसी से।
एक नया वर्ण शामिल किया गया है जिसको हम नाम देते हैं विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन या विशिष्ट वर्ण जिसको नाम दिया गया है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन इस प्रकार से एक लॉ की तरह है, ठीक है, इसको लॉ ही बोल सकते हैं। खड़ी बोली में जिसका ज्यादा प्रयोग होगा गढ़वाली बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये एक प्रकार से लॉ ही इसका उच्चारण हम बोल सकते हैं अभी फिलहाल। तो ये हमारे पास क्या है, मानक देवनागरी वर्णमाला है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को या सुव्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध रूप से जो रखे गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो किसे कहेंगे वर्णमाला? वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अब हिंदी की इस वर्णमाला को, हिंदी की वर्णमाला को, हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक आता है स्वर और दूसरा क्या होगा, व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारे पास स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। अब स्वर किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र हैं। पढ़ा नहीं है क्या पहले? पढ़ा तो है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। यानी तो ऐसे भी तो कक्षा 5 में नहीं पढ़ा, 1-2 में नहीं पढ़ा। जो स्वतंत्र हैं वही तो स्वर है, या जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख में क्या है, बिना रुकावट के बाहर निकलती है। जो वायु है वो क्या है, मुख से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। मूल रूप से स्वर कितने हैं, 11, ठीक है। अ आ ई उ री ए आई ओ आओ। मूल रूप से हमारे पास जो स्वर है वो कितने हैं, 11। अब व्यंजन किसे कहेंगे? हाँ, ये भी बोल सकते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या है, व्यंजन है। यानी जो स्वतंत्र नहीं है इन्हें परतंत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख में क्या है, रुकावट के साथ बाहर निकलती है। जो हवा है वो मुख में क्या है, रुकावट के साथ बाहर आए तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। और जिनके उच्चारण में वायु क्या है, बिना रुकावट के बाहर निकल रही है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। लिखना मत, अब कल ही लिखेंगे, अब इधर ही देखिए। स्वरों का वर्गीकरण हम जो पहले करेंगे वो करेंगे आपका क्या है, उच्चारण के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण हम करेंगे वो करेंगे आपका क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, साथ में आपका क्या है, उच्चारण के आधार पर। तीसरा जो हम वर्गीकरण करेंगे वो क्या करेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर। चौथा वर्गीकरण हम जो करते हैं वो करते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर।
मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, उसके बाद जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, घोषत्व व कंपन के आधार पर, यह स्वर की बात हो रही है सिर्फ, घोषत्व व कंपन के आधार पर, घोषत्व और कंपन के आधार पर, प्राण या वायु की मात्रा के आधार पर, और जो वर्गीकरण करेंगे हम लास्ट, वो करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इतने प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, जब हम स्वर पढ़ेंगे तो स्वर में हम पहला पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर, जो पुराने बैठे हैं वो तो आंसर दे दीजिए। उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के आधार पर हमारे पास कितने स्वर होते हैं? उच्चारण के आधार पर हमारे पास जो स्वर होंगे वो कितने होंगे? 3। ठीक है, कौन कौन से? एक मात्रिक स्वर, या आप कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर, या आप कह सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, ये उच्चारण के आधार पर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? प्लुत स्वर। अब याद आया होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है, एक मात्रा या सबसे कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। या जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वो क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वर। ठीक है, इसी को आप लघु स्वर कहते हैं, इसी को आप क्या है? गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। अब सवाल आता है, जो हमने मूल रूप से वर्णमाला पढ़ी है, वर्णमाला में हमने जो स्वर पढ़े हैं मूल रूप से कितने? 11। उन 11 में से कौन से आपके क्या है? ह्रस्व स्वर है। किसमें एक मात्रा का समय लगेगा, किसमें आपका क्या है? दो मात्रा का समय लगेगा, किसमें आपका त्रिमात्रा का समय लगेगा। तो आपके पास जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ई, उ और री, ये हमारे पास ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। जो बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अब दीर्घ स्वर हो जाएंगे। यानी जितने भी आपके पास बचे, 11 में से 4 तो हो गए, अब 7 जो हमारे पास है वो क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे? आ, बड़ी, बड़ाऊ, आई, आई, औ और औ। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? दो मात्रा, ठीक है, दो मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर से भी क्या है? अधिक समय लगता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, अब तीसरा जो है आपके पास वो क्या है? प्लुत स्वर।
पलुत स्वर यानी किसी भी स्वर ध्वनि को जितनी देर तक खींचोगे आप, वो पलुत स्वर में गिना जाएगा। जितनी भी आप श्वास की मात्रा खींचोगे, वो सारे के सारे आप किस में गिनोगे? पलुत स्वर में। ठीक है, अगर आप आ बोल रहे हैं, आ को जितनी देर तक आप खींच सकते हैं, तो किस कहां चला जाएगा? पलुत स्वर में चला। ओम बोलते हैं हम, तो ओम भी क्या है आपका? पलुत स्वर है। हम राम बोलते हैं, तो राम भी आपका क्या है? पलुत स्वर है। ठीक है, राम हो गया, ओम हो गया, ये। ठीक है, यानी जिन स्वरों में तीन मात्रा का समय या दीर्घ स्वर से भी क्या है अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? पलुत स्वर, सॉरी पलुत स्वर। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है? ह्रस्व स्वर में आपको याद रखना है, परिभाषा नहीं आएगी, याद रखना है कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो अ ई उ री, जो बचे वो सारे के सारे क्या होंगे? दीर्घ स्वर है। ये पढ़ने ही नहीं है, पढ़ने आपने सिर्फ ह्रस्व स्वर है, जो बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। और पलुत स्वर का प्रयोग हम ज्यादातर किस में करते हैं? संस्कृत व्याकरण में करते हैं। ठीक है, यानी किसी नाटक संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, किसी को पुकारने में इनका संवाद ये क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस पलुत स्वर के बीच जो चिन्ह आता है वो लुप्त अ का रूप होता है, जिसे हम नाम देते हैं अवग्रह चिन्ह। ये अ का काम करता है। ठीक है, लुप्त अ का रूप होता है, जिसे नाम दिया जाता है अवग्रह चिन्ह। तो पहला वर्गीकरण जो होगा वो किसके आधार पर होगा? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, जिसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? पलुत स्वर है। दूसरा जो होगा, दूसरा वर्गीकरण होगा आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर और आपका क्या है? संधि स्वर। दो स्वर पढ़ते हैं। जो हमारे पास ह्रस्व स्वर है, जिनमें क्या है एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगता था, वो हमारे पास क्या थे? ह्रस्व स्वर। इन्हीं ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ह्रस्व स्वर है वही आपके क्या है? मूल स्वर है। अ ई उ और री। आपने सिर्फ ह्रस्व स्वर पढ़ने हैं, उसी को नाम लघु स्वर दिया गया है, उसी को नाम क्या है? मूल स्वर दिया गया है। लेकिन ये एनसीईआरटी में अलग से है कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होंगे, एक होता है आपका मूल स्वर और एक होता है आपका संधि स्वर। तो मूल स्वर जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, कम मात्रा का समय लगता है, वो क्या हो जाएगा? मूल स्वर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? अ ई उ और री, यही हमारे मूल स्वर हैं। संधि स्वर की बात करें तो संधि स्वर में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है आपका क्या है? दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। और दूसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका क्या है? संयुक्त संधि स्वर। ये दो प्रकार के हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अब दीर्घ संधि का मतलब है जिनका समान से योग हो रहा है फिर बन रहे हैं। जैसे यानी यहां देखिए, दो समान स्वरों के मेल से जो बनेगा, यानी अ प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? आ। अब देखिए, ये भी समान, ये भी समान, और समान से योग करता है तो कौन सा स्वर होता है? दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, अब देखिए, मैं बात करूं ई और ई, ये मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी। उ या उ,
दोनों योग करेंगे तो क्या होगा? बड़ा उ। यही आपके जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ संधि स्वर। जब समान स्वरों के योग से जो मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में जो होंगे वो आपके पास कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई और आपका क्या है? बड़ा उ। ये दीर्घ संधि स्वर है जो समान से योग कर रहे हैं। अगर असमान से योग करेंगे यानी अ के बाद आपका ई आएगा। अब ये समान से योग नहीं कर रहा है, ये किससे योग कर रहा है? असमान से। किससे योग कर रहा है? असमान से। अ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं, ठीक है। या अ प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। जो असमान से योग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त संधि स्वर। याद रहेगा। यानी आपके पास जो संयुक्त स्वर होंगे वो होंगे ए, आई, ओ और आपका क्या है? आओ। ये चार, यही आपको याद रखना है। जो समान से योग करेगा वो दीर्घ संधि स्वर, जो असमान से योग करेगा वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में ये चार आपको याद रखने हैं। यही जाति के आधार पर होंगे। जब जाति के आधार पर पढ़ेंगे तो वहां सजातीय स्वर होंगे। सजातीय मतलब जो समान स्वरों के योग से बनेंगे, और विजातीय स्वर होंगे जो क्या है? असमान स्वरों के योग से बनेंगे। होंगे यही ए, आई, ओ, आओ। याद रहेगा, ठीक है। बाकी कल होगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? तुम्हारा क्या छूटा हुआ था? नहीं, इनका तुम्हारा छूटा हुआ है क्या, जो यहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ कहाँ पे है? पहला ही निकालना है ये? क्या छूटा हुआ है? कि कुछ और पढ़ाना है? कुछ और पढ़ाना है? यही पढ़ाना है आपके पीछे? तो एक ही क्लास से उठ के आए सारे, दो तीन। आपको क्या दिक्कत थी? नहीं पढ़ा? कोई नहीं, बैठे रहो। आपको क्या दिक्कत थी? अच्छा, भिखारी, चलो कोई नहीं, आप बैठे रहो। और ये पीछे दीपेंद्र, दीपेंद्र ही नाम है। तुम्हारा क्या छूटा हुआ है? अभी तो बताइए। और आई जो अ प्लस ई मिलकर बनाया वो बना ए, ठीक है। और अ प्लस ए बनेगा तो यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, ये आई हो जाएगा, ठीक है। या अ प्लस उ मिलकर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ओ। और अ प्लस ओ जो बनेगा तो यहाँ मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, यानी ये बनेगा आपका आओ। ये तो आगे आएगा अभी। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है, धन्यवाद।